तो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? अच्छा, आज तुमको काफी चीजों के आंसर मिलेंगे कि क्यों गांधी जी के लिए बार बार बोला जाता है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया क्रांतिकारियों को, है ना? क्योंकि गांधी जी क्रांतिकारियों की आइडियोलॉजी को ही क्रिटिसाइज करते थे। गांधी जी क्रांतिकारी एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि वो नॉन वायलेंस को फेवर करते थे। गांधी जी कैसे सपोर्ट कर देते बेटा? मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे कभी भी। उनकी आइडियोलॉजी, अगर वो किसी को भी सपोर्ट कर देते तो वो जिस चीज के लिए जी रहे थे पूरी जिंदगी, नॉन वायलेंस, वो ही खत्म हो जाता। अगर वो वायलेंस को किसी भी एक्शन में फेवर कर देते कभी भी, तो वो तो हर जगह क्रिटिसाइज करेंगे वायलेंस को। वो चाहे ब्रिटिशर्स करें चाहे इंडियंस करें, कोई भी करे। तुम पूरी जिंदगी कहते हो कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और तुमसे जब भी कोई बात करता है तुम झूठ बोल देते हो। तुम्हारी कोई बात मानेगा फिर? अगर वो ये कह देते कि नहीं बहुत बढ़िया किया, दो चार सांडर्स को और मारो, क्या हाल होता देश का? समझाते तो क्या? तुमको क्या लगता है ये सब के सब पहले गांधी जी के कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल थे, है ना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब्रप्टली खत्म हो जाएगा, उसी की वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी बनेंगे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब्रप्टली खत्म होगा ना, क्योंकि सबको लग रहा था कि बस देश आजाद हो जाएगा, इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे था, बिल्कुल मतलब फाइनल। अगर गांधी जी वहां नहीं खत्म करते तो शायद पता नहीं और कितने अंग्रेज मरते। अगर उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी खत्म नहीं करते तो कितने अंग्रेज मरते, बट बदले में कितने इंडियंस मरते उसकी भी कोई गिनती नहीं होती। ठीक है, वो आमने सामने का वॉर हो जाता थे। मे भी ब्रिटिशर्स चले जाते, पर कितने फैमिलीज खत्म हो जाती ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे गोली चलाने से पहले। एक एग्जांपल हम जलियांवाला बाग देख चुके हैं। हमारे पास कोई हथियार थोड़ी, आर्मी थोड़ी है जो उनसे लड़ लेंगे हम। गांधी जी का जो पॉइंट था वो भी ठीक था, क्रांतिकारियों का जो पॉइंट था वो भी ठीक था। गलत कोई नहीं है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। गलत दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि एक आइडियोलॉजी उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हें तुम्हारी मम्मी क्रांतिकारी बनने देगी क्या? हर नहीं। कोई भगत सिंह बन सकता है क्या? कहावत है ना, वो बोलते हैं कि देश में भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसियों के घर पे। मेरे घर पैदा ना हो भगत सिंह, क्यों? मेरा बेटा अगर चले गया, सन्यासियों को हम प्रणाम करते हैं, साधु महात्माओं को हम प्रणाम करते हैं, और मेरा बेटा घर छोड़ के थोड़ी जाना चाहिए। वो थोड़ी सन्यासी, वो समाज सुधार में थोड़ी लगे। वो तो मेरे लिए गाड़ी खरीदे, मेरे लिए सोना खरीदे, मेरे लिए जेवर खरीदे, यही चल रहा है। अब मैं चाहूँ आज कि भाई यार मेरे को समाज सेवा करनी है, सब बंद, कर पाऊंगा क्या? उसके लिए पहले तो मेरे को खुद से लड़ना पड़ेगा, फिर अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा, है ना? फिर पैसे भी तो चाहिए समाज सेवा करने के लिए। ठीक है, समाज सेवा तो करो, पर समाज सेवा तब करो जब खुद का पेट भरा हुआ हो। मैं उस फिलॉसफी को नहीं मानता कि खुद आधी रोटी खा के 1.5 रोटी किसी और को खिला रहे हो। हाँ, एक रोटी तुम खाओ, एक रोटी किसी और को खिलाओ, समझ आता है। ठीक है, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ नहीं होगा तो समाज सेवा सिर्फ 2 दिन करोगे, तीसरे दिन कितने दिन भूखे रह लोगे? वो कहानियां जो हैं वो एक एक टाइम के लिए हैं कि एक टाइम का खाना दे दिया, खुद भूखे सो गए। ठीक है, 7 दिन तक ऐसा करो, महीने भर करो, मर जाओगे। तो पहले अपने आप को कुछ बनाओ। अब जैसे ये है, बिल गेट्स है, बिल गेट्स, मरिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन है, 80% डोनेट कर रखी है। ओनली 20% खुद के पास जाता है, फैमिली के पास उनकी। बाकी 80% सारा टाटा ग्रुप, सारा डोनेशन में जा रहा है, टाटा ट्रस्ट में। क्यों कर पा रहे हैं? अब तुम सोचो, तुम्हारे घर वाले 80% सैलरी अपनी दे दें, 20% में स्कूल की एजुकेशन हो जाएगी, बच्चों को पालने, या तो बच्चे पैदा मत करो, शादी वादी मत करो, फिर पॉसिबल है बन जाओ बाबा योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ या मोदी जी, तब ठीक है। क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, समझो चीज को। एक आदमी बहुत पैसे वाला है, उसने पाप कर करके पैसा कमाया। अब वो सोचता है मैंने थोड़ा पैसा डोनेट कर दिया, मेरे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है ना कि पाप करो सोशल गंगा सर्विस नहाके करो, आओ। समाज सेवा करो, या फिर गंगा जी में डुबकी लगाओ, हाँ। आपके पाप धुल जाएंगे। कुछ नहीं धुलता है। पाप करो मत, तभी पाप नहीं होंगे। पाप करोगे तो कोई धुलेंगे नहीं।
ठीक है, तुम किसी का मर्डर कर देते हो और फिर कहते हो प्रायश्चित के लिए मैं गंगा जी में स्नान कराया, कुछ नहीं उसके होता घर में वो उससे। वापस नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, चौरी चौरा देखते हैं अपन तो। 5th February 1922, the day when civil disobedience was to be launched। मतलब अभी तक नॉन कोऑपरेशन चल रहा है। क्या डिफरेंस है सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन में? सिविल जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको डिसोबे कर रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन में आप टैक्स नहीं दे रहे, आप स्कूल्स वगैरह को बॉयकॉट कर रहे हो, मतलब वो चीजें यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तुमने कोई लॉ नहीं तोड़ा। बट सिविल डिसोबीडियंस में तुम लॉ लॉज तोड़ रहे ब्रेक हैं। कर रहे हो, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज नहीं, मर्डर नहीं कर रहे, सिविल लॉज को डिसोबे कर रहे हो। आपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, एज ए जैसे आप आर्मी में हो, सोल्जर हो, आपने मना कर दिया ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए कि हम नहीं लड़ेंगे, डिसोबे किया। आप टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल है, बट ब्रिटिशर्स का है, आपने वो जॉब छोड़ दी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हारे साथ। लॉयर हो, गवर्नमेंट के लॉयर हो, पुलिस में हो, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो उनको छोड़ दिया कि हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। असली में काम कौन कर रहा है ब्रिटिशर्स के लिए? इंडियन ही तो कर रहे हैं। जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलाई? इंडियंस ने तो चलाई, है ना। अगर वो उसको मना कर देते, दैट इज कॉल्ड एज सिविल डिसोबीडियंस। तो नॉन कोऑपरेशन में आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो उनके साथ, उनको टैक्स नहीं दे रहे, उनके स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले रहे, आप उनके सामान नहीं खरीद रहे हो, वो हो गया नॉन कोऑपरेशन। और जब आप उनकी जॉब छोड़ रहे हो, सिविल लॉज को डिसोबे कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि नमक जो बनाना है वो टैक्स के साथ ही कर सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं कर रहा। तुम जाके समुद्र के किनारे बोले मैं तो बनाऊंगा नमक, दिस इज सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि सिविल लॉ था ये कि हर कोई नमक नहीं बना सकता। सॉल्ट टैक्स पे पूरी दांडी मार्च ही करते हैं महात्मा गांधी। अब आज सोच सकते हो तुम कि नमक के लिए दांडी मार्च हो जाए? क्योंकि आज कोई लॉ नहीं है, कौन बना सकता है? कोई नहीं। जिसके पास पैसा है, जो बना सकता है बनाओ जाके, कुछ नहीं पंगा। अगर तुम सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे हो ना, उस एरिया में रहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अफीम उगाने लग जाओ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेना अफीम पड़ता है। अपने आप में इलीगल है, सॉल्ट इलीगल नहीं। ऑन 5th February 1922, इसी दिन गांधी जी को क्या करना था? सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना था, नॉन कोऑपरेशन के जस्ट बाद। बट क्या होता है, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पुलिस ट्राई टू स्टॉप अ प्रोसेशन ऑफ कांग्रेस एंड खिलाफत एक्टिविस्ट। वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको पुलिस रोकने की कोशिश करती है, और उसमें पुलिस क्या यूज करती है? फोर्स यूज करती है। इरिटेटेड बाय द दिस बिहेवियर, सम एक्टिविस्ट अटैक द पुलिस। और इस वजह से पुलिस जब उनको रोक रही होती है तो कुछ एक्टिविस्ट पुलिस पे अटैक कर देते हैं। इन्फ्यूरेटेड द एंटायर पोजीशन, अटैक द पुलिस। और इससे और जोश में आके सारे के सारे एक साथ अटैक कर देते हैं। पुलिस टुक शेल्टर इनसाइड, पुलिस स्टेशन थाने के अंदर शेल्टर लेते हैं। लोग कहते हैं लोग थाने के आग लगा दी, एक साथ खत्म। अब ये इसमें इंडियन ही है पुलिस वाले भी जो मर रहे हैं, ऐसा नहीं सारे ब्रिटिशर्स हैं। 2 ब्रिटिशर्स में 10 इंडियन होते थे। हाँ, शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट गांधी जी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी के लिए बहुत बड़ा शौक था, वो सोच रहे थे कि अपन ने बोल दिया अब कोई डंडा नहीं उठाएगा। गांधी जी बोले यार मेरी बात ही नहीं मानी, बेइज्जती बहुत हो गई ये तो है, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही वापस ले लूंगा। ऐसा नहीं था। बट हाँ, उस टाइम गांधी जी को लगा कि अभी देश प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी देश प्रिपेयर्ड नहीं है, देश को अभी और ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। तो गांधी जी के हिसाब से अभी देश प्रिपेयर्ड नहीं है। और देश प्रिपेयर्ड नहीं है का मतलब, अगर उस टाइम गांधी जी से चलने देते तो ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट होते, ऐसे इंसिडेंट होते तो पता नहीं कितने जलियांवाला बाग जैसे भी इंसिडेंट होते। बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर के पास फोर्स थी, पावर थी, वेपन्स थे, ऑटोमेटिक गन्स आ गई थी इस टाइम तक। तो वो देखिए ना केजीएफ, पूरे पुलिस स्टेशन को जला देता है और फिर सिगरेट जलाता है। ट्रेलर में मुझे लगा गुंडे उंडों से लड़ेगा, जाके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्या लॉजिक निकला उसका? गन टेस्ट कर रहे हैं एक सोने के बिस्किट के चक्कर में, उससे ज्यादा पैसों की तो गोलियां वो खराब कराया वो, और फिर उससे सिगरेट और जला रहा है। मतलब पहले तूने नुकसान कर लिया, अब अपने शरीर का नुकसान कर रहा है। कोई लॉजिक बनता है? पिक्चर है लेकिन बनता है भैया, वहां बनता है, असली में ऐसा करके दिखाए
दो थप्पड़ मार के पुलिस वाले बिठा देंगे। इंडियन आर्मी के पास ज्यादा बड़े वेपन है, ठीक है। द सिविल डिसोबीडियंस एट बरडोली वाज आल्सो पोस्टपोन, यहाँ से बरदोली से स्टार्ट होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया। गांधी स्टेटेड दैट विदाउट एडुकेट डिसिप्लिन and restraint on the part of people, the movement had proved to be a Himalayan blunder. अगर डिसिप्लिन में लोग नहीं रहेंगे तो ये जो प्रोटेस्ट है ये एक हिमालयन ब्लंडर बन जाएगा, बहुत लोग मरते, ठीक है। अगर गांधी जी से खत्म नहीं करते बहुत लोग मरते। हो सकता है हमें आजादी मिल जाती, मैं ये नहीं कहता कि हमें आजादी नहीं मिलती, पर किस कॉस्ट पे आजादी मिलती ये समझना भी जरूरी है। The abrupt withdrawal of non-cooperation movement disillusioned many, मतलब वो मतलब सब में एक, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको इंफ्यूरिएट कर दिया एकदम कि भाई देश को आजाद करवाना है, मैंने तुमको कर दिया कि कुछ भी एग्जांपल ले लो कि कोई एक अपन को एक्शन करना जो कल जाके अपन एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के हिसाब से 100 पेड़ लगाएंगे, है ना। तुम पेड़ ले आए अपने घर से, सब लोग सब 10-10 पेड़ लेके आए और तुम यहाँ पहुंचे और मैं कहता हूँ आज नहीं करेंगे, पोस्टपोन। तुम 2-4 पेड़ तो मेरे ऊपर ही फेंक के मारोगे, तो सर दिमाग खराब है कि हम इतनी दूर से उठा उठा के लाए इनको, है होगा ना। मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या हुआ। देश में एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि सब लोग आजादी चाह रहे थे, एक मास प्रोटेस्ट बन गया था, सारे लोग ऐसे हो गए थे कि बच्चे बूढ़े औरतें सब, जवान तो थे ही, ठीक है, सब के सब लगे हुए हैं कि स्कूल छोड़ दिए बच्चों ने, पढ़ाई बंद करके बैठे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज छोड़ दिए, प्रोफेशन छोड़ दिए लोगों ने, और फिर तुम कहते हो शट डाउन। तो लोग तो गुस्सा होंगे ही, यार ये क्या मतलब हुआ, हमारा अच्छा खासा पढ़ाई चल रही थी, उसको बीच में 1 साल खराब करवा दिया, हमारे 2 साल, 2-3 साल चलता है 20 से 22 तक, 2 साल तुमने, लगभग 2 साल बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, औरतों ने घर के काम छोड़ दिए, उनके पति नाराज हो रहे हैं कि रोटी तो बना जाती, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है आप भूखा ही मर जाऊंगा मैं, आजादी तो बाद में मिलेगी। और लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी नौकरी, फिर उनको कह रहे हो कि चौरी चौरा इंसिडेंट कर दिया तुमने, अब उसका भी रीजन है, बट लोगों का नाराजगी का भी रीजन है। तो लोग क्या हो गए, डिसइल्यूजनड हो गए, क्या हुआ है क्या ये अचानक, कैसे बंद हो गया अचानक। They began to question the fundamental strategy of nationalist leadership, और उन्होंने अपने लीडर्स की जो फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि तुम देश की आजादी चाहते हो कि ये चाहते हो ब्रिटिशर्स की रक्षा करना चाहते हो, तुम किसे बचाना चाहते हो, ब्रिटिश एम्पायर को कि देश को, करना क्या चाह रहे हो। लोगों के मन में क्वेश्चन आने लगे, क्या छुपा रखा बैग में, तो फोन देख रहे हो बार बार, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, तभी इंसान इतना बावड़ा होता है कि फोन में भी लगा हुआ है ऐसे बैग को ऊंचा कर करके, और मम्मी पापा के मैसेज तो आदमी ही उठा के रख देते, because they were not drawn to Swarajist parliamentary work or non-changes patient। अच्छा देखो, 2 पार्टी हो गई है ना, 1919 में इलेक्शन होने थे, तो एक स्वराजिस्ट पार्टी हो जाएगी, एक जो कल तुम सवाल पूछ रही थी, लेटर ऑन जाके ये 2 डिवाइड होंगे। स्वराजिस्ट कौन थे, जो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। नो चेंजर्स कौन थे, जो जैसा चल रहा है स्ट्राइक्स करना, पिकेट करना, है ना, नॉन कोऑपरेट करना, टैक्स नहीं देना, जैसा चल रहा है लोगों में ग्राउंड लेवल पे जाके अवेयरनेस क्रिएट करना, वो काम कर रहे थे। दूसरी तरफ से मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, जो स्वराजिस्ट पार्टी के लीडर होते, जो चाहते हैं कि इलेक्शंस लड़े और पार्लियामेंट्री तरीके से देश में चेंज लाया जाए। नो चेंजर्स चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब गोखले वगैरह, कि ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। तो इनकी जो अनड्रामेटिक constructive work, these younger nationalists were drawn to the idea of only violent method could free India। इसकी वजह से क्या हुआ, जो यंगर पॉपुलेशन थी उसको समझ आया कि अगर देश को आजाद करवाना है ना तो वायलेंस करनी पड़ेगी। और ये कहां से आ रहा है, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। तो लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं मार्क्स को, जो यंगर पॉपुलेशन है। मार्क्स की आइडियोलॉजी इस टाइम, मार्क्सिज्म जो है, मार्क्स की जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा, देखो क्या है, जब तक आप जवानी में मार्क्सिस्ट नहीं होना
तब तक चेंज नहीं ला सकते। मार्क्स किसकी बात करता है? ड्रामेटिक चेंज की, एक्सट्रीम चेंज की, तख्ता पलट की बात करता है। ठीक है। और बुढ़ापे में अगर आप गांधी के फॉलोवर नहीं हो तो तुमने जिंदगी में, हाँ, जवानी में मार्क्स के फॉलोवर होना चाहिए। क्यों? अगर तुमको कुछ बड़ा करना है ना, तो तुम्हें वो एंथुजियाज्म रखना पड़ेगा अंदर अपने। अगर तुम ये सोच के नहीं करोगे, अब तुम सोचो तुमको आईएएस बनना है सबको, अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं होगा मुझे क्यों आईएएस बनना है, तुम सोचो मैं नॉन वायलेंट रहूंगा, इस पैसे में क्या रखा है, दुनिया मोह माया है, तो तुमको कुछ मिलेगा क्या? कुछ चेंज कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो। दुनिया मोह माया है, पैसा आज है कल नहीं, पैसा हाथ का मैल है। वो कौन सी मूवी है, हेरा फेरी, है ना, उसमें परेश रावल बोलता है, अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं रगड़ रगड़ के नहा के आ गया, सारा मैल उतार दिया मैंने। तो मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हैं यंग इंडियंस, मार्क्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और सारे के सारे रेवोल्यूशन क्या है? वायलेंट रेवोल्यूशन। वहां पर भी क्या हुआ, उनके जो मोनार्क थे, ब्रिटिशर्स एक तरह से मोनार्क ही है, उनको ओवरथ्रो किया है। किससे? लोग जब सारे इकट्ठे खड़े हो गए। फ्रांस में तो राजा को चौराहे पे फांसी लटका देते हैं, पेरिस में, है ना। रशिया में भी एक वायलेंट रेवोल्यूशन होता है और जार को हटा देते हैं, मार देते हैं, सारे राजाओं को मारा जा रहा है। यंग इंडियंस यही पढ़ रहे हैं, है ना। यंग इंडियंस के माइंड में आ रहा है कि यार ये तो एक चोरी चोरा में गेम ही ओवर हो गया, इसका क्या फायदा है, इससे अच्छा तो हम वायलेंट रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्यों? आप समझो, कितने हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख होंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर 10 लाख थे भी नहीं, है ना। मुट्ठी भर लोग हैं। हम यहाँ पे 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या हम उन सबके सब हथियार उठा लेंगे तो इनको भागना नहीं पड़ेगा? हम पत्थर भी उठा लेंगे तो भागना पड़ेगा, कितने गोला बारूद फेंक लेंगे। ये माइंडसेट है यंग इंडियंस का, जो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट वाले लोग हैं, कि सबके सबको इनके खिलाफ उठ जाना चाहिए और हथियार उठा लेना चाहिए। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, है ना। तो भीड़ अगर सारी इकट्ठे होकर पत्थर भी उठा ले तो गोलियों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है वो। तो ये इस माइंडसेट के साथ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है। बैकग्राउंड क्या है? फ्रस्ट्रेशन ओवर द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है, वो फेल हो रहा है बार बार। अर्ली 20th सेंचुरी एज वेल एज गवर्नमेंट रिप्रेशन, और गवर्नमेंट और ज्यादा रिप्रेस करे जा रही है, पब्लिक को परेशान हो ही रही है। इससे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म स्टार्ट होता है। टेररिज्म कौन बोल रहा है इसको? ब्रिटिशर्स। हमारे लिए क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे लिए क्रांतिकारी है, क्रांति ला रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं। उनके लिए क्या है? टेररिस्ट है। ठीक है। बहुत सारे क्रांतिकारियों को पढ़ना चाहिए। एक छोटी सी बुक आती है फ्रीडम फाइटर्स करके, वो लो, सब उसको पढ़ो। 50 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उसमें दे रखा है, जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। The revolutionary terrorists believed that the passive resistance could not achieve nationalist goals, so they adopted bomb cult. Bomb cult क्या है? बॉम्ब फोड़ दो, तो ज्यादा बकवास करे बॉम्ब डाल दो। Majority during the First World War, revolutionary terrorists were subjected to harsh repression. गदराइट्स को, गदर पार्टी जो अपन ने पढ़ा, वो भी रेवोल्यूशनरी थे, है ना, क्रांतिकारी थे। उनको भी बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है, बहुत हार्श वे में सप्रेस किया जाता है। तो उससे भी वो कहीं ना कहीं लोग, जिनके मन में इंफ्यूरेशन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, the majority of them were released from prisons in late 1919 and early 1920s as the government sought to create a favorable environment for Montague reforms. In 1920, the non-cooperation movement was founded. अब सबके सब जो रेवोल्यूशनरीज थे ना इस टाइम तक, उन सब ने क्या किया, उनको लगा कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट चेंजेस लाना चाहती है, तो उन सब ने क्या ज्वाइन कर लिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी, और नॉन वायलेंट तरीके से ही काम करने लगे वो लोग, है ना। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट में काम करने लगे, एक्टिवली काम करने लगे वो। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? वापस डिससेटिस्फेक्शन। तो उस वजह से भी मैनी ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट लीडर वर मेट बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी को मिलते हैं और सीआर दास को मिलते हैं, हु अर्ज देम टू जॉइन नॉन वायलेंट मास मूवमेंट, और वो सब ज्वाइन भी कर लेते हैं।
The revolutionaries recognized that the country had entered a new political era. Many of leaders attended the National Congress, Indian National Congress session in Nagpur. ये जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, गदर पार्टी के जो भी मेंबर थे, गदराइट जो भी थे, वो सबके सब कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस की सेशंस को ज्वाइन करते हैं और वहां पे एक्टिवली काम करने लगते हैं. बट वापस से डिससेटिस्फेक्शन होगा. अब्रप्ट सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्रिएटेड dissatisfaction, disappointment among these revolutionary leaders. Many of them became disillusioned with Gandhi's leadership और उनको समझ नहीं आया कि सही भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं. ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से उनको लगा कि जो वायलेंट तरीका है ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने का, ब्रिटिश एम्पायर को, वही सही तरीका है और वापस से स्टार्ट होंगे. In this regard, they were also inspired by revolutionary moments. कहाँ पे? रशिया, आयरलैंड, टर्की, इजिप्ट एंड चाइना. यहाँ पे सारे के सारे ये क्या है? मूवमेंट्स, वायलेंट मूवमेंट्स है. While the old revolutionary leaders resurrected their organization, वापस से खड़ी कर ली उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन. A slew of new revolutionary terrorist leaders emerged और कुछ नए टेररिस्ट लीडर्स इमर्ज होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल. रामप्रसाद बिस्मिल स्टार्ट करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब, यूपी एंड बिहार. मतलब नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है, मेजर पार्ट, वहां पे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, उनका मेन ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है? एचआरए से. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करके एक पार्टी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो क्या करती है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है. इसके अलावा बहुत छोटे छोटे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं, पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी जो क्या कर रही है, और अंडरग्राउंड पार्टी है जो हथियार वगैरह एक्वायर करने की कोशिश कर रही है. और ये कुछ ना कुछ करते रहते थे, जिसमें किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, और लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि देश को ऐसे ही आजाद करवा पाएंगे हमको वायलेंट तरीके से ही. तो यूथ के अंदर ही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश्वर चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल, सत्येंद्र नाथ सान्याल पूरा नाम था इनका, सत्येंद्र नाथ सान्याल. उन्होंने एचआरए एस्टेब्लिश की अक्टूबर 1924 में कानपुर में. बहुत लोग आज तक कंफ्यूज हैं कि एचआरए चंद्रशेखर आजाद ने एस्टेब्लिश किए, बहुत रहते हैं, है ना. बट चंद्रशेखर आजाद लेटर ऑन इसके प्रेसिडेंट बन जाएंगे. मतलब वो बहुत पावरफुल लीडर है. चंद्रशेखर आजाद इसके फाउंडर नहीं है. Its goal was to organize an armed revolution to destabilize the colonial government. Major reason पता ही है, colonial government को हटाना है, ठीक है. And in its place establish a federal republic of the United States of India, the basic principle of which would be adult franchise. सबको वोटिंग का राइट मिले, रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे ना, ये सब यूनाइटेड होके एक रिपब्लिक बनाए. रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट इज चोजन बाय पीपल. रिपब्लिक बनाए, वो रिपब्लिक कैसी हो? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, जहां पर अडल्ट फ्रेंचाइज का ऑप्शन मिले, वोटिंग राइट से हम अपना हेड ऑफ स्टेट चूज करें, ना कि मोनार्की हो. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज लेटर रीनेम्ड. एचआरए का नाम बाद में क्या कर दिया? एचएसआरए. उसका रीजन क्या था? ब्रिटिशर्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को काउंटर करने की कोशिश, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया? सोशलिस्ट पार्टी. भाई, हम कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थोड़ी चला रहे हैं, हमारा काम तो अवेयरनेस क्रिएट करना है. सोशलिज्म की पार्टी, हम तो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, later renamed, was a revolutionary party founded by Ram Prasad Bismil and his associate, अभी हमने पढ़ लिया, to fight colonial British rule, if necessary achieve independence for country through an armed rebellion. अब armed rebellion हम कर क्यों नहीं पाए? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे. ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे. देखो, जब आप हथियार किसी के हाथ में दे देते हो ना, वो पावरफुल महसूस करता है, बट हमारे पास हथियार ही नहीं है. ये जितने थे रेवोल्यूशनरी, इनके पास, सबके पास, बेचारों के पास एक एक गन आ जाए, वही बड़ी बात है. गन है तो गोलियां नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा.
The main impetus for the formation of party was Mahatma Gandhi's decision to call off non-cooperation movement. While some leaders of the Indian National Congress split off to form a Swaraj Party, non-cooperation movement के बाद स्वराज पार्टी और no changers दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. Some of younger nationalists and workers became disillusioned. अब जो मेन लीडर्स थे वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, बट जो यंगर वर्कर थे, पार्टी वर्कर्स जो वो डिसइल्यूजन हो गया. अब हम क्या करें थे, हमें क्या करना चाहिए? तो वो इस नॉन वायलेंस के आइडिया से ही डिसइल्यूजन हो गए. इससे कोई फ्रीडम नहीं मिलनी. हाथ जोड़ के खड़े होने से कौन हमको आजाद कर रहा है? क्या हम जाके प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वो हमको मार पीट के भगा देंगे बार बार? उससे हमको कौन आजादी दे रहा है? उनको ये लगने लग गया कि इससे कोई आजादी नहीं मिल सकती. ठीक है. एंड लुक टू रेवोल्यूशनरी मूवमेंट टू अचीव फ्रीडम. और उन्होंने क्या रास्ता अपनाने की सोची? इनको मारोगे ना तभी ये पीछे हटेंगे. ये हमको मारे तो इनको भी मारो. Bismil had spoken out against Gandhi at the Indian National Congress Gaya session in 1922. गांधी अगेंस्ट, गांधी का मतलब गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ बिस्मिल बोलते हैं कि ऐसे आजादी हमें कभी नहीं मिल सकती, ब्रिटिशर्स हमें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे. ये सरदार भगत सिंह है, बहुत स्मार्ट थे, एकदम हट्टे कट्टे गोरे पतले से थे. हट्टे कट्टे मतलब ऐसे नहीं पहलवान टाइप. पहलवान टाइप तो अपने भगत चंद्रशेखर आजाद जी थे, है ना? हाँ, पंडित जी. और भगत सिंह जो है दुबले पतले थे, बट इनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक अलग तरीके से काम करेगी. लेटर ऑन भगत सिंह ही मूवमेंट को आगे बढ़ाते. ठीक है. ऐसे फोटो दिखाने के लिए लगा है, अच्छा लग रहा था. इस बहाने हम भगत सिंह को याद ही कर लें. बीच में बहुत अच्छा खासा रेवोल्यूशन भी चला था कि नोटों पे भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए. हालांकि मैं भी मानता हूँ कि डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स की फोटो डालो ना आप. 2000 के नोट पे गांधी जी की डाल दो, या फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग नोट निकालते रहो. प्रिंट तो होते ही रहते हैं ना नोट. एक गांधी जी की ही क्यों रखनी? फ्रीडम फाइटर्स की रखो, हमारे जो भी रहे बड़े फ्रीडम फाइटर्स. मैं ये नहीं कहता कि हर किसी की रखो, बट हाँ 5-7 तो हो ना, कम से कम 5-7 तो हो जिन्होंने देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया. कहीं तो उनको एक रिस्पेक्ट मिले. युगांतर, युगांतर भी एक पार्टी है. ये तो कहाँ पे? यूपी बिहार और इधर वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में. दूसरी तरफ युगांतर है, एक पावरफुल रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनता है कहां पर? बंगाल में. बृंद्र कुमार घोष एस्टैब्लिश युगांतर, ऑल्सो नोन एज जुगांतर, क्योंकि बंगाली में बोलते हैं ना य को ज, तो जुगांतर. ही वॉज अरबिंदोज यंगर ब्रदर and a revolutionary and journalist in India. In April 1906, an inner circle of Calcutta Anushilhan Samiti led by Virendra Kumar Ghosh and Bhupendra Nath Dutt with Arbindo Ghosh advice launched the weekly Jugantar New Era. युगांतर हमने पढ़ा भी. इस न्यूज़पेपर के चारों तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी. पहले न्यूज़पेपर ये लिखना स्टार्ट करते हैं, पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, उसी से ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है. नेम्ड आफ्टर जुगांतर, द मिलिटेंट नेशनलिस्ट माउथपीस था. ये न्यूज़पेपर जो था मिलिटेंट नेशनलिस्ट का माउथपीस था. मिलिटेंसी के बारे में बताता था लोगों को कि कैसे मिलिटेंसी से हम फ्रीडम ले सकते हैं. वीरेंद्र वाउड फॉर टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रू religious inspiration tempered by act of violence justifying Kshatriya murder in the name of human happiness. He launched a furious anti-partition movement with revolutionary zeal. He had his 21 followers gathered weapons and explosive and built bombs, laying the groundwork for Jugantar terrorist organization. ठीक है. जुगांतर के बाद नेक्स्ट कौन सी है? काकोरी रॉबरी. पता है? ट्रेन रॉबरी सुना है, मूवीज में देखा होगा. काकोरी कांड, कांड बोलते हैं जिसको. ब्रिटिशर्स बोलते थे कांड, हम नहीं बोलते. हमारी तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी. कांड तो गंदा होता है. Kakori train robbery was the HRA's most significant action. The man boarded the 8 down train in Kakori. आज जो ये थे रेवोल्यूशनरी, ये काकोरी में ट्रेन रोकते हैं, रिमोट विलेज नियर लखनऊ, स्टोल द ट्रेन ऑफिशियल रेलवे कैश.
क्योंकि पैसे चाहिए थे, पैसे ही तो नहीं थे, रिसोर्सेज ही तो नहीं थे इनके पास रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए। Many people were arrested as a result government's response to the Kakori robbery. बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 17 were imprisoned, 4 were sentenced to death, life in prison and 4 were hanged. कौन कौन थे वो चार? बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। अब ये पहले से पकड़े जा चुके थे, भगत सिंह तो बाद में पकड़े जाएंगे, ये पहले ही पकड़े जा चुके हैं चारों। और एज अ रिजल्ट काकोरी प्रूव टू बी अ सेटबैक। बस ये चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाए थे। अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, बहुत बाद में, वो तो बाद में मारेंगे। अभी तो वो भेष बदल के भाग जाते थे, है ना। उनको बहुत अच्छा बहरूपिया माना जाता था। दो लोगों को, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत तगड़ा बहरूपिया माना जाता था, वो भी बहुत जल्दी चेंज कर लेते थे। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, लाहौर, दिसंबर 1928 में। Just as the HSRA revolutionaries were beginning to shift away from individual heroic action, the death of Sher-e Punjab Lala Lajpat Rai as a result of lathi blows received during a lathi charge during Simon Commission prompted them to return to individual assassination. इस टाइम तक ये इंडिविजुअल हेरोइक इवेंट कर रहे थे। मतलब अगर एक आदमी सैंडर्स को मारा, सैंडर्स से पहले जो छोटे मोटे मार रहे थे किसी ना किसी को, तो वो अवेयरनेस क्रिएट, लोगों में एक वो भाव क्रिएट करना चाहते थे कि हम मार सकते हैं तो तुम भी मार सकते हो, क्यों डर रहे हो इनसे, ये भी इंसान है ना। बट बाद में HSRA में कन्वर्ट जब होता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि हम सोशलिस्ट एक्टिविटी करेंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ना कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटी करेंगे कि अकेले जाके मार दी गोली। नहीं, हम अब क्या करेंगे, हम मास मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और वायलेंट रेवोल्यूशन बाद में लाएंगे। पहले एक मास मूवमेंट क्रिएट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को जागरूक बना के आगे बढ़ाएंगे, अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे। बट क्या होता है, एंटी साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय बहुत बड़े लीडर थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, उनकी लाठीचार्ज की वजह से डेथ हो जाती है और सर पे चोट लग जाती है, और इस वजह से वापस से ये वायलेंट एक्शंस को, वायलेंट एक्टिविटीज को रिज्यूम करते हैं। सैंडर्स पुलिस ऑफिशियल था रिस्पॉन्सिबल फॉर लाहौर लाठीचार्ज, was shot dead by भगत सिंह आजाद एंड राजगुरु। सैंडर्स को गोली मार देते हैं। They had misidentified Saunders as Superintendent of Police James Scott. वो मारना किसको चाहते थे? जेम्स स्कॉट को, who was in charge of लाठीचार्ज against लाला लाजपत राय। वो उस टाइम क्या था, लाठीचार्ज का, और मार किसको देते हैं? सैंडर्स। फिर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली 1929, यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। HSRA leadership has now decided to inform the public about its new objective and the need for a mass revolution. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों तक अपनी आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी। अब ये अकेले अकेले तो छुप छुप के काम करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ी हुई है, तो अकेले अकेले तो जाके बता नहीं सकते, ना पैम्पलेट छाप सकते, इतने पैसे नहीं है, न्यूज़पेपर चला सके इतने पैसे नहीं है। तो क्या करते हैं कि इनको ये रास्ता दिखता है कि अगर हम असेंबली में बम फोड़ देंगे तो हम पर पूरी मीडिया का टेंशन आ जाएगा और वहां से हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं पूरे देश में। On April 8, 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt were asked to throw a bomb in Central Legislative Assembly in protest of the passage of Public Safety Bill and Trade Dispute Bill, both of which aim to limit the civil liberties of citizens in general and workers in particular. तो ये सिविल लिबर्टीज कम करने के लिए बिल पास होने वाले होते हैं। इन बिल्स के प्रोटेस्ट में बिल पास होते हैं, तो इनके प्रोटेस्ट में वो पार्लियामेंट में जाके बॉम्ब फोड़ते हैं। The bombs had been purposely designed to be harmless in order to make the deaf hear. मतलब एक बार बॉम्ब गिरेगा ना तब ऐसा लगेगा बहुत तेज आवाज होगी कि कान बहरे हो गए, बट उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसे बनाए गए थे, लोगों को मारने के लिए था ही नहीं इंसिडेंट, ये सिर्फ जानबूझ के पकड़े जा सके, पुलिस पकड़ ले, फिर हमारे कोर्ट में ट्रायल होंगे, वहां हम अपनी बात कह पाएंगे। The goal was to arrest and use the trial court as a forum of propaganda, order for people to become acquainted with their movement and ideology. लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी पहुंचा सके, और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, है ना, फ्रीली ये कर ही नहीं पा रहे थे कोई भी काम। The Lahore conspiracy case, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were tried
In jail, these revolutionaries fasted in protest of the deplorable condition and demanded honorable and decent treatment as political prisoners. इन्होंने बोला कि ऐसे इनको कैसे खाना ढंग से नहीं दिया जाता था, कोई सिविल लिबर्टी नहीं थी, फ्री टाइम नहीं दिया जाता था खेलने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर्स नहीं मिलते थे, मतलब बहुत बुरी हाल में प्रिजनर्स रहते थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके लिए फास्ट किया। 64 डेज पे जतिन दास जो है वो फर्स्ट मार्टियर होते हैं, वो पहले शहीद होते हैं। 64वें दिन डेथ होती है उनकी। 64 दिन तक फास्ट, बिना खाए, पानी भी नहीं पीते थे, खाना छोड़ो तुम, पानी भी नहीं पिया। नहीं नहीं बेटा, बहुत सारे लोग थे जेल में, बहुत सारे पहले भी पकड़े गए ना, बिस्मिल वगैरह सब हैं। काकोरी में जो पकड़े गए बहुत सारे लोग हैं जेल में, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हैं। In December 1929, Azad was involved in an attempt to blow up Viceroy Irwin's train near Delhi. आजाद अपने बाहर लगे हुए, वो कहते हैं इरविन की ट्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं, बट उसमें पकड़े जाते हैं वो, है ना। In February 1931, Azad was killed in a police encounter in a park. एनकाउंटर मतलब पुलिस उनको घेर लेती है और वो खुद को गोली मार लेते हैं, क्योंकि आखिरी गोली बची होती है उनकी बंदूक में। On March 23, 1931, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड। ठीक है। चिटगोंग आर्मरी रेड अप्रैल 1930, मतलब 1930 तक पहुंच गया, पर ये सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बता रहा हूं मैं पहले। Surya Sen, his associate, decided to organize an armed rebellion to demonstrate that it was possible to challenge the mighty British Empire armed might, कि ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए सूर्य सेन और उसके एसोसिएट्स ने एक ये बनाई चिटगोंग आर्मरी, है ना। चिटगोंग आर्मरी क्या है? चिटगोंग एक जगह है, वहां पे आर्मरी थी, मतलब ब्रिटिशर्स के हथियार रखते थे वो, उस पे रेड डालते हैं और हथियार लूट लेंगे उनके। ठीक है। दे इंटेंटेड टू सीज एंड सप्लाई आर्म्स टू रेवोल्यूशनरी। इनका इंटेंट क्या था कि यहाँ से आर्म लूट के और रेवोल्यूशनरीज में सप्लाई कर दें। दे ऑल्सो इंटेंटेड टू डिस्ट्रॉय टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस, और टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे खबर ना भेज पाए उसके बाहर वो ब्रिटिशर्स। एज वेल एज रेलवे लाइंस को भी काट देते हैं चिटगोंग में वेस्ट ऑफ बंगाल से, जिससे बंगाल से कोई आर्मी, ब्रिटिश आर्मी आ ना पाए। The raid took place in April 1930 and it was carried out by 65 activities under the banner of Indian Republican Army, Chittagong branch. Sen hoisted the national flag, saluted and declared a provisional revolutionary government after the raid was successful. वहां पे रेड डाल के हथियार ले लेते हैं और अपनी खुद की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बना देते हैं। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जो बनी थी वो चिटगोंग में बनती है ना। पूरी मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां से भगा भूग के अपना खुद का झंडा फहरा के ये वहां पे सल्यूट करते हैं झंडे को और फर्स्ट गवर्नमेंट बनाते हैं, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है। दे लेटर डिसअपीयर्ड इनटू नियरबाई विलेज एंड रेडेड गवर्नमेंट टारगेट्स। आसपास के गांव में भाग जाते थे और गवर्नमेंट के टारगेट्स को रेड करते रहते थे। सूर्य सेन वाज अरेस्टेड इन फरवरी 1933। 3 साल तक तांडव मचाया इन्होंने अंग्रेजों को और गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी अपनी, and hanged in January 1934. But Chittagong raid fired the revolutionary-minded youth's imagination and recruits poured into revolutionary activities in group in droves. बहुत सारे revolutionary जो young mind के लोग थे, young लोग थे, वो सारे ज्वाइन करने लग गए यहाँ से।